दक्षिण भारत में हिंदी का इतिहास काफी पुराना है। कर्नाटक में 8वीं शताब्दी से संस्कृत हिंदी भाषाएं प्रचलित हैं। महात्मा गांधी जी ने 1918 में दक्षिण भारत के मद्रास में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी। महात्मा गांधी के ऐतिहासिक कार्यक्रमों से दक्षिण भारत में भी हिंदी को एक मकाम हासिल हुआ। बेंगलुरु की बीईटी सादतुन्निसा कॉलेज में हुए उपन्यास में डॉक्टर इशफाक अली ने इन भावनाओं का, इन ख्यालात का इजहार किया। 1885 में जब कांग्रेस बनी, उन्होंने हिंदी में काम करना शुरू किया। गांधी जी जब यहाँ पर आए अफ्रीका से भारत में, पूरे भारत में उन्होंने घूमा और घूमने के बाद उन्होंने देखा कि इस देश को अगर जोड़ सकती है तो हिंदी भाषा जोड़ सकती है। आजादी का मूवमेंट अगर कामयाब होना है तो हिंदी को यहाँ पर लाना है। गांधी जी पूरे भारत में घूमे और आपको मालूम 1918 में मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई। जमाना था एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं था, सब फारसी में पढ़ाया जाता था। 14 अक्टूबर 2023 बरोज शनिचर बेंगलुरु के बिस्मिल्ला नगर में मौजूद बीईटी कॉलेज के हिंदी विभाग के द्वारा विशेष उपन्यास आयोजित किया गया, जिसका विषय था दक्षिण भारत में हिंदी शिक्षण की दशा और दिशा। इस विषय पर डॉक्टर इशफाक अली ने कीमती और अर्थपूर्ण मालूमात फराहम की। बेंगलुरु के विभिन्न कॉलेजों के प्राध्यापकों और बीईटी कॉलेजों के छात्र उपस्थित थे। बीईटी के कैंपस डायरेक्टर मोहम्मद अनीस ने डॉक्टर इशफाक अली का स्वागत किया। धन्यवाद माननीय निर्देशक। इस कार्यक्रम में बीईटी सादतुन्निसा कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर सुमैया फातिमा, हिंदी विभाग की एचओडी नजमुस्सहर और दीगर उपस्थित थे। डॉक्टर इशफाक अली ने अपने उपन्यास में दक्षिण भारत में हिंदी के विकास के लिए चलाए गए आंदोलनों का चर्चा करते हुए कहा कि दक्षिण भारत के आम लोग दक्कनी हिंदी बोलते हुए आ रहे हैं। आज भी यहाँ कई आम लोग दक्कनी हिंदी बोलते हैं। इशफाक अली ने कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे मुल्क को जोड़ती है और ये भाषा मुल्क की प्रगति में अहम रोल अदा कर रही है। डॉक्टर इशफाक अली ने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में भाषाओं को सीखने का रुझान कम हो रहा है। इससे व्यक्ति के संपूर्ण विकास में बाधाएं आ रही हैं और समाज में कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। लिहाजा भाषाओं को और ख़ास तौर पर राष्ट्रीय भाषा हिंदी को सीखने सिखाने की जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। जनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। दक्षिण भारत में हिंदी का क्या इतिहास रहा? दक्षिण भारत में हिंदी वैसे तो 18वीं 19वीं शताब्दी से पीर औलिया फकीर पूरे देश में जो यात्राएं करते थे दक्षिण भारत की मंदिरों की और इस तरीके की पूरे भारत में आते जाते थे और लोग व्यापार के रूप में पूरे देश में भ्रमण करते थे। तो प्राचीन काल से वैसे हिंदी यहाँ पर बोली जाती थी। कर्नाटक में अगर हम देखें 8वीं शताब्दी से चंपू साहित्य, संस्कृत साहित्य मिलता है। वहाँ पर हिंदी और संस्कृत की बहुत सी चीजें समानताएं भाषाओं में मिलती है। और यहाँ पर देवनागरी लिपि की जो बात है, दक्षिण की जो लिपि है तमिल लिपि को छोड़कर लगभग उसका 11वीं-12वीं शताब्दी तक देवनागरी लिपि जैसी दक्षिण भारत में थी, ऐसी उत्तर भारत में थी। ये बात थी। दूसरी बात क्या है, महात्मा गांधी ने 1918 में दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की और लगभग 100 साल से हिंदी प्रचार प्रसार में उस संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। और कर्नाटक में और भी हिंदी प्रचार संस्था है, कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति, कर्नाटक हिंदी प्रचार समिति, मैसूर हिंदी प्रचार समिति। उन लोगों ने लाखों छात्रों को हिंदी सिखाई। महिलाओं ने यहाँ पर हिंदी के लिए बहुत कार्य किया है। और अगर हम देखें कि इन संस्थाओं का बड़ा योगदान है, लेकिन हम चूंकि अंग्रेजी की वजह से वातावरण बदला है उनकी, और अंग्रेजी हिंदी पढ़ने वालों की संख्याओं में काफ़ी कमी आई है। हमने देखा अपने समय में बेंगलोर में यहाँ पर हिंदी के अलग स्कूल चलते थे, वो स्कूल बंद हुए हैं अंग्रेजी की वजह से। उन स्कूलों का वर्चस्व खत्म हुआ और हिंदी स्कूल भी अंग्रेजी स्कूल में तब्दील हो गए हैं।
स्टेट गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है हिंदी लैंग्वेज को? अब ये विषय थोड़ा अलग है, इस पर तो नहीं कहा जा सकता कुछ, क्योंकि हाँ तृतीय भाषा के रूप में हिंदी यहाँ पर सिखाई जाती है और उस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का उस चीज़ में कोई नहीं है जी। दक्षिण भारत में हिंदी की जो दशा है वो ये है कि मतलब हिंदी में तृतीय भाषा के रूप में, थर्ड लैंग्वेज के रूप में हिंदी को सिखाया जाता है स्कूलों में, और कॉलेज में भी बच्चे उसको पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरीके से। संख्या बढ़ रही है, लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उनके सामने दूसरा कोई विकल्प होता भी नहीं है। तो हमने इस टॉपिक पर बात किया कि दक्षिण भारत में हिंदी की क्या दशा है, हिंदी शिक्षण की क्या दशा है, मतलब हिंदी टीचिंग में क्या परेशानी आती है। जैसे वो लोग उसको ट्रांसलेशन के मेथड से पढ़ाते हैं और तो बच्चे समझ नहीं पाते। हमारा कहना है कि उसको डायरेक्ट मेथड से पढ़ाया जाए, जैसे अन्य भाषाओं को पढ़ाया जाता है, तो स्वाभाविक है कि वो चीज़ें बच्चा उसी तरीके से समझेगा। हिंदी में जो कमियां हैं लिखने की, बोलने की, अगर डायरेक्ट मेथड से पढ़ाएंगे तो बच्चा ठीक ढंग से उसको समझेगा, उसका लर्निंग होगा और उसमें इंटरेस्ट बनेगा। ये मैंने उस टॉपिक को, मेरा मौजूद ज्यादातर उसी पर मैंने केंद्रित किया अपने तो आज सहायता। आप यहाँ बीईटी इदारे को आए, यहाँ पर आपने खुसूसी उपन्यास दिया है, जी तो यहाँ इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते यहाँ पर वो ज्यादातर बहुत से लोग बेंगलोर के EDSC स्कूल कॉलेज के प्राध्यापक वर्ग आए थे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जुड़े हुए थे, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरी बातों को समझा और अपनी अच्छी अभिव्यक्ति फीडबैक उन लोगों ने दिया। उसके प्रति मैं बीटी संस्था का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में मुझे इस प्रकार का अवसर देंगे ताकि मैं हिंदी शिक्षण के क्षेत्र में लोगों को सही निर्देशन दे सकूँ। आपका तारुफ? मेरा नाम डॉक्टर इशफाक अली है। मैं पिछले 35 सालों से यहाँ पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में काम करता रहा। मैं लगभग 10 साल यहाँ पर लेक्चर रहा, 24 साल प्रिंसिपल रहा। मैंने यहाँ पर हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में करीब 32-33 साल तक काम किया है। आज का जो कार्यक्रम था वो हिंदी विभाग द्वारा आयोजित किया गया है, जिसका नाम है दक्षिण भारत में हिंदी शिक्षण की दशा और दिशा। ये जो है, इसके लिए तो हम डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशन से OOD फैसिलिटी लिया गया है और यहाँ पे जो प्रतिभागी शामिल हुए आज, उनके लिए उपयोगी है और जानकारी पूर्ण भी है। कौन कौन यहाँ पर शामिल हुए? बेंगलुरु सिटी के जो भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनके विभिन्न कॉलेज से प्रतिभागियों ने आज इस कार्यक्रम में बहुत ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड मोड का रहा था, तो इसमें तकरीबन 60 या 70 ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स थे और 25 के करीब ऑफलाइन पार्टिसिपेंट्स थे। हिंदी को बढ़ावा देने की जरूरत है। हिंदी को तो बढ़ावा देने की जरूरत है, मगर एक बीईटी सादतुन्निसा डिग्री कॉलेज में हर एक विभाग का प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर स्किल्स के ऊपर इम्प्रूव किया जाता है। ये जो है इसका दिस इज बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स आल्सो। आज का एक दिवसीय कार्यक्रम हिंदी दक्षिण भारत में हिंदी शिक्षण की दिशा और दशा पर था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि हमारे जो अध्यापक हिंदी अध्यापक गण हैं उनका ज्ञान विकसित करना, उनका बौद्धिक विकास करना तथा शैक्षणिक विकास करना। बहुत से डिग्री कॉलेजों ने भाग लिया था, बहुत सारे डिग्री कॉलेज के तथा PU कॉलेज की अध्यापकों ने भी भाग लिया था और साथ ही हमारे साथ भारत के अन्य राज्यों से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। मुंबई और हैदराबाद, आंध्रा, बहुत सारे जगहों से लोग जुड़े हुए थे। ये कार्यक्रम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चला है और इसका जो हमारे संपन्नमूलक थे वो डॉक्टर इशफाक अली सर थे, जो कि बहुत ज्ञानी हैं। उन्होंने बहुत सारी भाषाओं में PhD भी किया है और वो एक मार्गदर्शक भी हैं और तथा शोध कार्यों के लिए निर्देशन भी करते हैं। क्या पहली बार इस तरह का प्रोग्राम बीईटी में हुआ है और इसके जरिए क्या संदेश दिया गया? संदेश ये है कि भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, इसी पर ही आज का कार्यक्रम आधारित था और सफलतापूर्वक भी चला। दक्षिण भारत में हिंदी शिक्षण की दशा और दिशा विषय पर संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं नजमुस सहर, हिंदी विभाग अध्यक्ष, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम का आरंभ ऊपर वाले को स्मरण करके किया जाता है।
इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ बीए की छात्रा कुलसुम को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बीईटी सादतुन्निसा महिला कॉलेज 1998 में आरंभ हुई। इस वर्ष हमने 25 वर्ष पूरे किए हैं और हमें नैक द्वारा B++ ग्रेड भी मिला है। हमारी कॉलेज में बीए, बीकॉम, बीबीए और बीसीए कोर्सेस हैं। मैं अधिक समय न लेते हुए आमंत्रित करती हूँ हमारी प्राचार्य प्रोफेसर सुमैया फातिमा का कि वे मंच पर आए और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करें। यहाँ उपस्थित सभी को सुप्रभात। दक्षिण भारत में हिंदी शिक्षण की दशा और दिशा इस सरकारी विकास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यह सरकारी विकास कार्यक्रम आप सदस्यों के लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण साबित होगा। मैं आप सभी की ओर से और अपनी ओर से इस कार्यक्रम के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर इस्बाक अली, पूर्व प्राचार्य LBS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के लिए सम्मानित करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ। और मैं इस कैंपस के निर्देशक माननीय मोहम्मद अनीस जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वो स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। धन्यवाद। BET Sadattunnisa College, established in the year 1998, is a B++ NAAC accredited institution, and every year we organize various professional development programs for the teachers to improve their skills, to improve the student outcome. And this year too, this semester too, we have organized Hindi faculty development program, and the last year too, we had organized 3 faculty development programs organized by the Department of Economics, English and Urdu, and for this semester we are organizing a faculty development program. This is organized by the Department of Hindi. OOD facility is availed from the Department of Collegiate Education to all the participants from various colleges who will participate today in this program. से निवेदन करती हूँ कि वे संकाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है संकाय सदस्यों को अनुसंधान करने और सेमिनार, शैक्षणिक और बौद्धिक वातावरण को बढ़ाना। आज हमारे मुख्य वक्ता है डॉक्टर इस्बाक अली सर। एजुकेशन तथा डीलेट इन हिंदी भी किया, भी काम किया और इनको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुए। हाल ही में इनकी सरकार द्वारा नगद 1 लाख रुपए का राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार भी प्राप्त। अब मैं डॉक्टर इस्बाक अली सर से निवेदन करती हूँ कि वे अपने ज्ञान भंडार से हमें प्रकाशित करें। दक्षिण भारत में हिंदी शिक्षण की दशा बड़ा महत्वपूर्ण विषय है अपने आप में और बड़ा ज्ञानोपयोगी विषय है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे भी बैठे हुए हैं
मैं उनको दृष्टिगत रखते हुए भी अपनी बात कहूंगा कि बच्चों की भी समझ में वो सब चीजें आनी चाहिए। भाषा कोई भी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, बिना भाषा के कोई भी विषय नहीं पढ़ाया जा सकता है। भाषा में चिंतन करने की क्षमता होती है। भाषा क्या काम करती है? संप्रेषण का काम करती है, समझाने का काम करती है। शिक्षक टीचर कक्षा में क्या करता है? भाषा के माध्यम से संकल्पनाएं बनाता है, कंसेप्ट बनाता है। अगर भाषा नहीं तो संकल्पनाएं नहीं बन पाती। हम कभी कभी कहते सुनते हैं कि अमुक शिक्षक, अमुक टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, उसका शिक्षण बहुत प्रभावी है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, या कुछ लोग कहते हैं कि कोई किताब है, जो पुस्तक है, किताब बहुत अच्छी है, कोई कहता है किताब अच्छी नहीं है। ये सब चीज क्यों पैदा होती है? हमने कहा ना, बच्चे कहते हैं बहुत अच्छा पढ़ाता है वो शिक्षक, वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, वो बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता है, वो किताब बहुत अच्छी है, वो किताब बहुत अच्छी नहीं है। ये सब चीज क्यों की जाती है? इसलिए कि भाषा कॉन्सेप्ट बनाती है, संप्रत्यय बनाती है। वो भाषा ही संप्रेषित की जाती है बच्चों पर, इसलिए बच्चों को समझ में आता है, इसलिए वो टीचर बच्चे को अच्छा लगता है, इसलिए वो किताबें बच्चों को अच्छी लगती है, इसलिए वो किताबें हमें अच्छी लगती है। कोई चीज हमें समझ में आती है या नहीं आती है, उसके पीछे भी कारण होता है। अगर समझ में आती है तो उसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है, अगर समझ में नहीं आता है उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं। तो भाषा का सबसे बड़ा काम है कॉन्सेप्ट बनाना। अगर आपकी समझ में कोई क्लास आई, कोई कक्षा आई, तो इसका मतलब है कॉन्सेप्ट क्लियर है। टीचर ने उसको इस तरीके से संप्रेषित किया कि आपके समझने लायक बना दिया, समझने योग्य बना दिया। तो भाषा चिंतन करना सिखाती है। अगर कोई भी, ये नहीं कि मैं हिंदी लैंग्वेज, कोई भी सब्जेक्ट, आर्ट, साइंस, कॉमर्स के अगर सब्जेक्ट है, अगर भाषा नहीं है तो टीचिंग नहीं है। सबसे बड़ी बात कि हम हिंदी पर बात कर रहे हैं, दक्षिण भारत, उस चीजों को मैं लेके चलूंगा। बच्चे बैठे हैं, देखिए बहुत चीजें, हम क्लास में बैठे हैं, हम देख सकते हैं ये कैसा कलर है, व्हाइट है, वो रेड है, वो ग्रीन है। क्यों व्हाइट है, क्यों ग्रीन है, क्यों रेड है? जबरदस्ती है क्या? उसका कंसेप्ट है, इसलिए वो रेड है, वो व्हाइट है। शेर है, कुत्ता है, शेर का कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए वो शेर है। अगर हम शेर को कुत्ता कहते, कुत्ते को शेर कहते, तो शेर कुत्ता होगा, कुत्ता शेर होगा, लाल काला होगा, काला पीला होगा। हमने उसको कहा इसलिए वो चीज है। टीचिंग में भी वही बात होती है। पूरा मैथमेटिक्स, पूरी इमेजिनेशन टीचर भाषा से करता है, लैंग्वेज से करता है। कहेंगे 8 क्या है, 7 क्या है, मैथमेटिक्स में पढ़ाते ना, 8 क्या है, 7 क्या है, 7 क्या है, तो हमारी अपनी अपनी डेफिनेशन है, डेफिनेशन है, हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे भी पूछेंगे 7 क्या है तो अलग ढंग से आप बताएंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट बताएं, हम बताएं अपने तरीके से कि 7 वो है जो 6 के बाद आता है, या वो 6 के बाद आता है, आपसे कह जाता है टीचर का कॉन्सेप्ट। मेरा मतलब है भाषा इसलिए बहुत जरूरी है, और इस तरीके के सेमिनार या संगोष्ठी इसलिए बहुत जरूरी है कि भाषा से हमारे कॉन्सेप्ट, भाषा मुश्किल नहीं होती, मुश्किल इसलिए है कि हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे संप्रत्यय स्पष्ट नहीं है। कोई चीज क्लास में भी आती है कि क्लास में हम वो चीज स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम बच्चे को नहीं पढ़ाते। तो भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। हम हिंदी की बात करेंगे, उनके दक्षिण भारत में हिंदी हमारा फ्री टॉपिक है, वहां से बात करेंगे। दक्षिण भारत यानी 4-5 स्टेट, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना भी। ये नहीं कि हिंदी इनके लिए कोई नई जबान है। बीजापुर में आदिल शाही थी, दक्षिणी हिंदी बोली जाती है। अभी भी कर्नाटक के मुसलमान उर्दू नहीं है, दक्षिणी हिंदी है। तो यहाँ मुस्लिम लोग हिंदी बोलते हैं, उर्दू कहते हैं, उर्दू नहीं है, दक्षिणी हिंदी है। आदिल शाही बीजापुर की, निजाम शाही बीदर की, वहाँ की प्राण शाही, बादशाही, ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया हिंदी में बहुत।
अब से नहीं, हजारों साल से यहाँ पर हिंदी बोली पढ़ी लिखी जाती है। लिटरेचर का बहुत लिटरेचर लिखा गया, बहुत रिसर्च है उन चीजों पर। सालार में म्यूजियम में बड़ी अच्छी दक्षिणी हिंदी की बहुत किताबें हैं जिनके ऊपर लोग दक्षिणी हिंदी में लोग काम करते हैं। लोगों ने उसको छोड़ा, अलग ढंग से सोच करने लगे। जब मैं बात कर रहा था, जो लोग यहाँ पर जो उर्दू नहीं वो हिंदी है और बिल्कुल ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। आपने देखा होगा लोग बोलते हैं यहाँ पर 21 20 पेज 20 पे 2 20 पे 3, हिंदी में 21 22 पेज आपको अलग लगता होगा, लेकिन ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अंग्रेजी में जैसे 21 तो 20 पेज 21 क्या वही है। तो एक तरीके से बहुत बढ़िया लैंग्वेज की हजारों साल से, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, दक्षिण भारत में दक्षिणी हिंदी हजारों साल से चली और बची है। जमाना बदलता है, ब्रिटिश लोग आते हैं हमारे देश में, और कहीं भी अगर कोई सत्ता अगर हम कायम करनी है तो दूसरे देश की लैंग्वेज को दबाना पड़ेगा, अंग्रेजी को दबाना पड़ेगा। अंग्रेजी दबी। हम जब आजादी का मूवमेंट चल रहा था, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, भारत में हमें कामयाबी नहीं मिल रही थी। 1885 में जब कांग्रेस बनी, उन्होंने हिंदी में काम करना शुरू किया। गांधी जी जब यहाँ पर आए अफ्रीका से भारत में, पूरे भारत में उन्होंने घूमा, और घूमने के बाद उन्होंने देखा कि इस देश को अगर जोड़ सकती है तो हिंदी भाषा जोड़ सकती है। आजादी का मूवमेंट अगर कामयाब होना है तो हिंदी को यहाँ पर लाना है। गांधी जी पूरे भारत में घूमे, और आपको मालूम है 1918 में मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई। जमाना था एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं था, सब फारसी में पढ़ाया जाता था, हिंदी में कुछ नहीं होता था। अंग्रेजी में उन लोगों ने शुरू किया, फोर्ट विलियम कॉलेज वगैरह में वहां से शुरू किया। गांधी जी जब आए 1914-15 में 2 साल पूरे भारत में घूमे, और घूम करके उन्होंने डिसाइड किया कि अगर भारत को जोड़ना है तो उन्होंने पूरे भारत में घूमा और कहा कि हिंदी में एजुकेशन देनी बहुत जरूरी है, अगर देश को जोड़ना है। और सबसे पहले उन्होंने बनारस में जब BHU बन रहा था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन रहा था, पंडित मदन मोहन मालवीय वहां पर बैठे थे, उसका उद्घाटन था। गांधी जी ने पहला भाषण हिंदी में वहां दिया और कहा कि जितने अंग्रेजी जानने वाले हैं वो ना बैठे तो अच्छा है। और गांधी जी ने भाषण देना शुरू किया, जितने वायसराय थे, गवर्नर थे, सब उनके भागे, लेकिन गांधी जी अपना भाषण हिंदी में करते रहे। पहली गांधी जी का एक पहला क्रांति थी हिंदी में। उन्होंने बाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो हिंदी को जानने वाले हम जानते होंगे, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग बना, और उन्होंने कहा कि भाई पूरे भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और 1918 में जब इंदौर अधिवेशन हो रहा था तो गांधी जी ने कहा भाई दक्षिण में हिंदी को सिखाना चाहिए। सिखाएगा कौन? कोई तैयार नहीं था। गांधी जी ने अपने 18 साल के बेटे को कहा, देवदास गांधी को, आप मद्रास में जाइए और हिंदी सिखाइए। उसने कहा मेरी उम्र तो अभी 18 साल है, मैं क्या सिखाऊंगा। उसने कहा जितना आप जानते हैं उतना पढ़ाइए, बाकी पढ़ाते पढ़ाते आप जान जाएंगे। फिर सवाल ये था कि पैसा नहीं था। वही गांधी जी ने कहा कि पैसा इकट्ठा करो। 25,000 रुपए इकट्ठे हुए, उस चंदे को लेकर के दक्षिण भारत में हिंदी का काम शुरू। और जानकारी के लिए एनी बेसेंट जब उन दिनों जिंदा थी, होम रूल आंदोलन में हिंदी की 17 जून बहुत बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है, जिसमें हिंदी की पहली क्लास दक्षिण भारत में शुरू हुई। वहां से हिंदी का काम शुरू हुआ। आज हम कर्नाटक में खड़े हैं। मैं आपको एक जानकारी दूं, जब 1918 में हिंदी का काम शुरू हुआ पूरे दक्षिण भारत में, यही बेंगलोर में 1924 में 1924 में बेलगाम में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और उस अधिवेशन में गांधी जी ने बेलगाम में कहा कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा होगी। कर्नाटक को वो सब मालूम है, कर्नाटक के लिए बड़ा सौभाग्य है कि दक्षिण भारत में कर्नाटक में बेलगाम से गांधी जी ने हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग किया। कर्नाटक की भूमि थी, यहीं से वो बात शुरू की। 1927 में फिर गांधी जी एक महीने के लिए यहाँ पर बेंगलोर में आए। आपकी जानकारी के लिए फिर बताऊं, यहाँ पर हिंदी की अलग संस्था बनी, और उन 1.25 महीने रह करके यहाँ पर अलग अलग तरीके से उन्होंने डिवाइड किया। तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक में किस तरीके से हिंदी का काम होगा। फिर 1936 में फिर गांधी जी आए, और आपको फिर एक जानकारी दूं जो कूटनीतिक की हाल है
या मार्केट के पास, उसमें सबसे पहला जुलाई 1936 को हिंदी का पहला अधिवेशन हुआ। उसमें पहला फंक्शन ही वही हुआ और गांधी जी ने वही फंक्शन किया और हिंदी का फंक्शन किया। वो देश में पहला हिंदी का सम्मेलन था, पहला हिंदी की कॉन्फ्रेंस थी। कर्नाटक के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो हिंदी इस तरीके से यहाँ पर शुरू हुई और जिस जमाने में हिंदी पढ़ाई जाती थी उस जमाने में आजादी का आंदोलन था, हिंदी पढ़ाना अपराध समझा जाता था। जो लोग हिंदी पढ़ाता था अंग्रेज लोग उसे जेल भेज दिया और इसलिए हिंदी सिखाने वाले को उन दिनों बल्लारी जेल और वेलूर जेल, अलीपुर जेल, उन जेलों में लोगों को भर दिया। वहां पर भी जो लोग, वहां पर लोग चैन से नहीं बैठे, वहां पर जो जेल के लोग थे उनको हिंदी सिखाना शुरू कर दिया। 8 दिन में लोगों को मिलने की जेल में अनुमति थी तो लोग बाहर से बुक लेकर के जाते थे और वहां जेल में लोग हिंदी सिखाने लगते थे। अंग्रेज होते थे, वो भी बड़ी प्रॉब्लम हुआ। 1945 तक लोग हिंदी सिखाते रहे। तो मैं दक्षिण भारत की इसलिए जानकारी दी, आपको बच्चे बैठे हुए हैं कि दक्षिण भारत ने हिंदी में बड़ा रोल निभाया। मैं जिस इंस्टीट्यूशन में काम किया, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, हमने 100 साल में 5 करोड़ लोगों को हिंदी सिखाया। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में 5 करोड़ लोगों को हिंदी सिखाया। हम जब यहाँ पर आए उस जमाने में हमने जो कॉलेज शुरू किया था, गैरेज में शुरू किया था। हमारे पास बिल्डिंग नहीं था। बाद में एक स्कूल में इवनिंग कॉलेज शुरू किया। 3 बजे तक हाई स्कूल लगता था, उसके बाद हम कॉलेज चला करते थे। भीड़ रहती थी लोग और देखते देखते हम लोगों ने यहाँ पर, हमारे कॉलेज थे, स्कूल थे, चलाए, खूब लोगों ने पढ़ा। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे बैठे हुए हैं कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार के लिए बड़ी उर्वरक भूमि रही है। अगर हिंदी का आंदोलन नहीं होता, हिंदी का मूवमेंट नहीं होता, तो जहां बहुत से कारण हो सकते हैं आजादी के, शायद आजादी बहुत दिनों बाद मिलती। क्योंकि दिल्ली में क्या हो रहा है कर्नाटक में मालूम नहीं चलता था, तमिलनाडु में मालूम नहीं चलता था। हिंदी के द्वारा वो सब चीजें मालूम चलती थी। राष्ट्रीय नेता उससे जुड़े, राष्ट्रीय नेताओं ने जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, अबुल कलाम आजाद, उन लोगों ने मिशन चलाया कि दक्षिण में हिंदी को फैलाएं, आजादी का मूवमेंट बनाए, आजादी के दीवाने बनकर लोग गीत गाते थे। कैसा जमाना था मालूम? रात में लालटेन हाथ में लेते थे, बगल में चटाई लगाते थे, लोगों के दरवाजे पर दस्तक देते थे, बोलते थे दरवाजा खोलिए, हम हिंदी सिखाएंगे। और लोग इस तरीके से चुपके चुपके हिंदी सिखा करते थे। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसलिए एक बार वो क्या नाम है, गांधी जी ने बताया कि मैं मंगलूर से लेकर और बेंगलोर तक 100 से भी ज्यादा महिलाओं के हिंदी के स्कूल देखे। इवनिंग कॉलेज चलते थे हिंदी के, जैसे स्कूल कॉलेज चलते थे दिन में, शाम को उनको इवनिंग कॉलेज में तब्दील हो जाया करते थे और लोग इस तरीके से चोरी चोरी हिंदी सिखाते थे। तो बहुत बड़ा रोल हिंदी का दक्षिण भारत में रहा है। कर्नाटक की जैसे हम बात करें, हिंदी को सिखाने के लिए 4 संस्थाएं बहुत बड़ी हैं कर्नाटक में। भारत में किसी भी राज्य में 4 संस्थाएं नहीं है जितनी कर्नाटक में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति, मैसूर रियासत हिंदी प्रचार समिति और मैसूर हिंदी पर महिला हिंदी प्रचार समिति, 4 संस्थाएं। भारत में इतने बड़े, इतना बड़ा देश है और हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी सिखाने की इतनी संस्थाएं कहीं नहीं है जितनी कर्नाटक में। तो इस तरीके से कर्नाटक में एक तरीके से हिंदी का बहुत बड़ा आंदोलन चला। हिंदी यहाँ पर तृतीय भाषा के, 3rd लैंग्वेज के रूप में पढ़ी जाती है। वैसे अगर हम देखें तो तमिलनाडु को छोड़ करके भारत के दक्षिण के सभी राज्यों में तृतीय भाषा, 3 भाषा पढ़ाई जाती है, तो उनमें हिंदी कंपलसरी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। और कर्नाटक में तो 1930 से हिंदी पढ़ाई जाती है। 1936 में यूसी से हिंदी पढ़ाई जाती है। 1950 के आसपास से डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में हिंदी पढ़ाई जाती है। तमिलनाडु की यहाँ तक मैंने बात की, वहां पर हालांकि हिंदी पढ़ने स्कूलों में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, त्रिभाषा सूत्र नहीं है, लेकिन वहां पर हिंदी सीखने वालों की संख्या यहाँ से ज्यादा है। हिंदी प्रचार सभा की परीक्षाओं में 1 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हर साल हिंदी की परीक्षा देते हैं। वहां पर हिंदी क्लास लगती है। CBSE, ICSE वहां पर स्कूल है, उसमें हिंदी पढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार से लोग टीचर लेकर के आते हैं और ज्यादा पैसे दे देकर के उनको हिंदी सिखाने के लिए वहां पर व्यवस्था की जाती है। तो एक हिंदी की बात थी। मेरी एक छोटी सी बात है कि हिंदी शिक्षक यानी हिंदी की टीचिंग की समस्या क्या है। हमारा टॉपिक भी वही था, हिंदी शिक्षक दक्षिण में हिंदी शिक्षक की समस्या क्या है। समस्या है कि पढ़ाने की, कैसे पढ़ाएं, बच्चे सीख नहीं पाते। हमने डिग्री कॉलेज तक के बच्चों को देखा है, उनको हिंदी लिखना नहीं आता, हिंदी बोलना नहीं आता है। समस्या कहाँ है?
समस्या वहां है कि हमारा टीचिंग सही से नहीं हुआ। हम बच्चों को क्या करते हैं, ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ाते हैं, अनुवाद पद्धति से पढ़ाते हैं। जो अंग्रेजी में होता है, जो हिंदी में होता है, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर देते हैं और सोच लिया कि बच्चे को आ गया समझ। क्या बच्चे को समझ में आता है? वो सिर्फ उसकी मीनिंग समझ लेता है, उसके जो अंदर व्यवहारिक चेंजिंग है, व्यवहार में जो आना चाहिए वो नहीं आता। मार्क्स ले आते हैं, पास हो जाते हैं, तो कैसे भी होता है, लेकिन सीखा तो थोड़ा ही। अनुवाद पद्धति से सब टीचर ट्रांसलेशन कर लेते हैं, इसको हिंदी में ये कहते हैं तो अंग्रेजी में इसको ये कहते हैं, नहीं तो मातृभाषा का प्रयोग कर लेते हैं, हिंदी है इसको कन्नड़ में ये कहते हैं, और बच्चे को जैसे तैसे नोट्स देने की परंपरा है, दिखा दिया जाता है, बच्चा पढ़ करके पास। तो अनुवाद ट्रांसलेशन जो पद्धति है वो टीचिंग में भाषा को पढ़ाने की कोई पद्धति नहीं। 100 साल पढ़ाएंगे, पढ़ा रहे हैं, हजारों साल पढ़ाएंगे, वही क्यों नहीं? ऐसा होता नहीं ना। बहुत जरूरी है कि हम डायरेक्ट मेथड से पढ़ाएं। डायरेक्ट मेथड मतलब जैसे अन्य भाषाओं को पढ़ाते हैं, अंग्रेजी को अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, कन्नड़ को कन्नड़ में पढ़ाते हैं, तो हिंदी को हिंदी में पढ़ाएं। ये तो टीचर से उनको छोड़ना पड़ेगा। ट्रांसलेशन की पद्धति अंग्रेजी में इसको ये कहते हैं। बहुत जरूरी है जो लोग, आप लोग किसी कमेटी में मेंबर हो, ये मैसेज जाना चाहिए कि सिलेबस वही हो जो रियल हो, वास्तविक हो, वर्तमान में हो। साहित्य का मतलब लिटरेचर का काम क्या है? अतीत को भी बताए, वर्तमान को भी बताए और भविष्य के बारे में कल्पना करना भी सिखाए, वो साहित्य है। क्यों पढ़ते हैं लिटरेचर? आप बच्चे बैठे, आप सोचते होंगे हमको बीकॉम के, बीएससी के, बीबीए के, बीपीएम के, हम लिटरेचर क्यों पढ़े, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सोचा, इसीलिए पढ़ते हैं कि हम अपने वैल्यू, अपने मूल्य, अपनी कल्चर को जानने की कोशिश हम लिटरेचर के माध्यम से। इसलिए सिलेबस में संस्कृति को समझे, हम अपनी भारतीयता को समझे, हमारे जो मूल्य है, वैल्यू, उनको समझे। इसलिए सिलेबस बनाते समय, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इन चीजों पर हमें ध्यान देना पड़ता है। बहुत बड़ी बात है, मैंने कुछ दिनों में अनुभव किया। 60% 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, 40% इंटरनल होता है, पास को बच्चा वही हो। बच्चे के लिए क्या मौका मिला? प्रयोजनक मूलक हिंदी का पाठ्यक्रम में अनुवाद ट्रांसलेशन करना आपके लिखने में आ जाए। दक्षिण भारत में हिंदी शिक्षण का उद्देश्य क्या है? कि वो मौखिक भाषा को लिख सके, वो लिखित भाषा को बोल सके। दक्षिण भारत में हिंदी का पाठ्यक्रम का उद्देश्य वो यही तो है कि जो सोच सके वो लिख सके, जो बोल सके वो लिख सके, जो लिख सके वो बोल सके, जो सुन सके उत्तर पुस्तिका पर उतार सके। भाषा कोई लिखने या बोलने की चीज थोड़ी है, भाषा तो कल्पना की चीजें भी होती है। आपने पढ़ा महात्मा बुद्ध को महर्षि ठाट बाट में बग्घी पर चल रहा है, रास्ते में देखता है, खूब पढ़ा है, सब बच्चे जानते हैं कि एक बूढ़े को देखा, एक रोगी को देखा, एक मरे हुए आदमी को देखा, बुरा तो नहीं, इसलिए कहा ना संकेतों में भी भाषा है। समझा कि तुझे भी एक दिन बीमार होना है, तुझे भी एक दिन मरना है। तो भाषा थोड़ा है कि बोली जाए, लिखी जाए, जो देखी जाए वो लिखी जाए, जो सोची जाए वो बोली जाए। लिटरेचर का वो काम है। अध्यापक क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चे के अंदर वो सारी चीज पैदा होनी चाहिए। शब्द देखेंगे थोड़ी देर, आपने सिलेबस देखा, कविताएं पढ़ते हैं आप, वही पुरानी 500-600 साल की कबीर, सूरती, मीरा हुई है। कोई नया कवि पैदा नहीं हुआ है। लिटरेचर में बहुत चीजें आई है। दलित लिटरेचर आया है, कम से कम 30 साल हो गए हिंदी में दलित लिटरेचर आके। उसमें पोएम भी है, नॉवेल्स भी है, कहानियां भी है। कहां से? आदिवासी लिटरेचर आया ट्राइबल्स के ऊपर। इस देश की 10% जनसंख्या आदिवासी ट्राइबल्स है। उस लिटरेचर पे बहुत काम हुआ, कहानी है, उपन्यास है, नॉवेल है। कोई सिलेबस में उनका पाठ है क्या? नहीं। नारी ह्यूमर्स की बात करते हैं, सेमिनार होते हैं यूनिवर्सिटी में, नारी ह्यूमर्स सिलेबस में कोई नारी ह्यूमर्स के ऊपर कोई पाठ है क्या?
महिलाओं के तो कोई पाठ है ना, कोई लेसन नहीं है। तो अगर बच्चों को, मैंने कहा ना, समाज साहित्य समाज का दर्पण है, कायदा है, वो सब चीज आनी चाहिए जो हम देख रहे हैं। वो मत पढ़ाओ जो नहीं है, जो प्रेजेंट में है वो पढ़ाओ। उन चीजों को भी हमें शामिल करना चाहिए, सिलेबस में वो सब चीज भी आनी चाहिए। बच्चा अपने परिवेश में रहता है, वो सारी दुनिया देखता है, सब चीज समझता है। अरस्तु ने कहा था बच्चा मनुष्य का पिता होता है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है। जो आप जानते हैं ना माँ बाप, वो तो जानता ही है, उसके अलावा भी जानता है। इसलिए अरस्तु ने कहा कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है। बच्चा हमारे साथ ज्यादा जानता है। हम देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं, मोबाइल चलाना नहीं आता, बच्चों को बुला करके बोलते हैं ठीक करके दीजिए। जो इस तरीके के हिंदी शिक्षकों के लिए कार्यक्रम चलाता है, नवीनीकरण पाठ्यक्रम उनको बोलते हैं, जिसके माध्यम से लोग इस तरीके की नई नई चीजें हैं, टीचिंग करने की नई नई मेथड है, जो हमारे सामने नई नई समस्याएं आती है, उनको हम किस तरीके से बच्चों तक पहुंचाएं। 100 साल से हिंदी पढ़ा रहे हैं, बच्चे ना लिखना जानते हैं, हमने डिग्री कॉलेज में देखा है, मैंने पढ़वा के देखा, बच्चा पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता। आश्चर्य होता है पास कैसे हुआ। मैंने बहुत कॉलेज देखे हैं जहां इंटरनल एग्जाम भी नहीं होते और इंटरनल मार्क्स रख दिए जाते हैं। ये सब शर्म बातें हैं, सही बातें हैं। हम बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, हम हिंदी के साथ क्या कर रहे हैं, गद्दारी है हमारी भाषाओं के साथ। हमें वो सोचना चाहिए, जब कॉलेज हमें मौका देता है, टीचर को शॉर्टकट कभी नहीं करना चाहिए। हमें वो सब चीज आयोजित करनी चाहिए, वो इंटरनल करने चाहिए, और उसमें बच्चों को जो दंड जो भी कुछ है उस तरीके से दे करके उसको सिखाना चाहिए। बच्चा सीखता है, बच्चे के सामने जैसा माहौल हम प्रस्तुत करेंगे बच्चा ऐसा बनेगा। हमको शॉर्टकट बताते हैं, वो शॉर्टकट सीखता है। ये सब चीजें जो मैंने कही, मैंने देखी, इंटरनल तक नहीं होते, बच्चा देख नहीं पाता है, फर्स्ट क्लास से पास होता है। कहाँ जा रहा है बच्चा? सब इंजीनियर बनेंगे, सब बीबीए करके बीसीए करके इंजीनियर बनेंगे, सब पैकेज की नौकरी करेंगे। ऐसी नौकरी से कोई फायदा नहीं। जो रात को काम करता है, दिन में सोता है, दिन में सोता है, रात को काम करता है, देश के सोचने के लिए कोई मतलब नहीं है। एजुकेशन अपना काम नहीं कर रही है। इलेक्शन होते हैं और आप शाम को देखते हैं कि 50-60% वोटिंग हुआ, 40-50% लोगों ने वोटिंग नहीं किया। वो वही लोग हैं जो हटते हैं इन चीजों से। एजुकेशन वहां अपना काम नहीं करती। तो लिटरेचर नहीं, लिटरेचर को इस ढंग से पढ़ाइए कि वो चीज जो नहीं है बच्चों में। लिटरेचर राइटर वो होता है जो अपने समय से 100 साल आगे होता है। लिटरेचर में वही लिखता है, अपनी पोएम में वही लिखता है, अपनी कविताओं में वही लिखता है। जिन राइटर को आप जानते हैं, पढ़ के देख लीजिए, हाल को देखिए, जो जो कहा था वो आज भी सच हो, हमेशा सच है। हिंदी के जो कवि हैं उनको देखिए, जो था वो रहेगा। तो लिटरेचर बहुत जरूरी है। आप अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, आप क्लास में खड़े नहीं हो सकते। जिन लोगों का लैंग्वेज पे अधिकार नहीं होता, भाषा पर अधिकार नहीं होता, वो नोट्स के गुलाम होते हैं, नोट्स देते हैं क्लास में खड़े होकर। बोलेगा घंटा 2 घंटा वो बोलेगा, जिसके पास कुछ दम है। कमियां कहाँ होती है? भाषा नहीं है हमारे पास। भाषा का विकास हम लोगों के लिए करना पड़ता है। दक्षिण भारत में द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सिखाते हैं, सेकंड लैंग्वेज। डिग्री की बातें करें, फर्स्ट लैंग्वेज दूसरी होती है, दूसरी डिग्री वाले। अब द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य बदल जाते हैं, हिंस बदल जाते हैं। आप देखते होंगे उन चीजों को, कुछ चीजें फिल्टर होकर के बच्चों के पास आती है जो कम प्रभावी होती है। वो दोहे, वो कविताएं जिनको बच्चा समझे, बहुत हल्के लेवल पे जाकर के समझे, लेकिन वो भी समझा नहीं जाता है, उसको भी पढ़ाया नहीं जाता है। बहुत बड़ी वो समस्या हम लोगों के सामने है। इस सेमिनार में, इस संगोष्ठी में जो चीजें ठीक है, दक्षिण भारत में हिंदी शिक्षण की दशा, ये दशा है। प्राइमर नहीं, कोई गाइड नहीं,
मैंने देखा यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लोगों को कोई गाइडेंस नहीं, तुम अपने ढंग से पढ़ाओ, मैं अपने ढंग से पढ़ाओ। एक किसी ने यूट्यूब बनाया और सबको वही फॉरवर्ड कर देते, मेहनत नहीं करते, बच्चों को छूटा तुम फॉरवर्ड कर देते। सीखेंगे बच्चे? बच्चे नहीं सीखेंगे। तो जहां तक और लोग जिम्मेदार हैं, शिक्षक भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है। दक्षिण भारत के हिंदी शिक्षक, शिक्षा की अलग बात है, लेकिन शिक्षा में हम भी जिम्मेदार हैं। हमारे यहाँ दक्षिण भारत में क्या है, मुख्य रूप से कर्नाटक में भी आप देखें, डिग्री लेवल पे हिंदी नहीं, ऐच्छिक विषय के रूप में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती। पूरे कर्नाटक में कहीं होगी, बेंगलोर में महारानी कॉलेज में थी, तो सब बंद हो गया। वहां पे 4-5 बच्चे आते थे, ऐच्छिक रूप से बंद हो गया। तो अब बच्चे कौन, किस पृष्ठभूमि के बच्चे एडमिशन लेंगे? जिनका ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं रहा, जिन्होंने ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं पढ़ी, स्नातक स्तर पर जिन लोगों ने हिंदी नहीं पढ़ी, वो या तो साइंस से आएंगे या कॉमर्स से आएंगे, जिन्होंने 2-2 साल का क्या पढ़ा हो, हिंदी पढ़ी हो, वो एमए में आते हैं, वो एमए करते हैं। फिर वो रिसर्च कहां से करेंगे? क्योंकि उनका जो धरातल है वो तो हिंदी का बैकग्राउंड नहीं रहा, उसी तरीके की रिसर्च करेंगे। इसलिए रिसर्च का मामला भी वही, आपने जब पढ़ी नहीं वो चीजें, जबरदस्ती में वहां से आए। रिसर्च भी कैसी होती है? रिसर्च वो करनी चाहिए जहां तक तुलनात्मक अध्ययन की रिसर्च करनी चाहिए। हम दक्षिण भारत में रहते हैं, दक्षिण का साहित्य हिंदी में जाए, हिंदी का साहित्य उस भाषा में, प्रांत की भाषा में है, तो कुछ बात बने। वो चीजें जो उत्तर भारत के लोग करते हैं वही हम करेंगे, तो हमने क्या दिया उस प्रांत को, उस साहित्य को? हमने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। नॉर्थ इंडिया में रिसर्च हो रही हुई, यहाँ होना यही चाहिए था कि यहाँ की भाषा का, वहाँ की भाषा स्टडी हो, सब चीजें हो। लेकिन हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं, बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है। आपने सुना ही होगा, हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो अनपढ़ से प्रारंभ होती है और ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। तो ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।